दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल। तो आज का हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारा फिजिक्स में जो है वो हम पढ़ रहे थे एक्सरेज, और एक्सरेज में मैं आपको थ्योरी पोर्शन कवर करवा चुकी हूँ। एंड अब हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे टेलीग्राम ग्रुप पे। और इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 में कवर करवा चुकी हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक मैं कवर करवा चुकी हूँ आपका पार्ट 1 में। एंड इस वाले में आपका कवर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 26 से हमारा 55 या जहाँ तक भी हमारे क्वेश्चन है वहाँ तक हम इस वाले चैप्टर में इस वाली वीडियो में अपने कवर करने वाले हैं। अब देखिए यार, अगर एक चैप्टर से आप 50-60 क्वेश्चन कर लोगे ना ढंग से, तो वो चैप्टर आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। थ्योरी पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो, जो नहीं आता है फिर उसके सॉल्यूशन चेक करो, अपना आप हो जाएगा। सिलेक्शन से तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता। कैसे रोक लेगा कोई सिलेक्शन? एक चैप्टर से, एक टॉपिक से आप 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो। बच्चे 2-2 क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेट मी क्लियर द कैनवास। और मैं थोड़ा इस जो हमारा बोर्ड है इसे थोड़ा सा कंप्रेस कर लेती हूँ। ओके गाइस, अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, और हमारी क्वेश्चंस के हिसाब से है क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि हमारा एक्सरे ट्यूब है जो इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड डिफरेंस। ओके, ये हमारी एक्सरे ट्यूब है। हमें पता है हमारी एक्सरे ट्यूब कौन सी होती है, कॉलेज ट्यूब होती है। इसमें आपका क्या कहा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से इस वाले मेटल से जो भी इलेक्ट्रॉन निकला और एक्सीलरेट हुआ कितने से, हमारा 15,000 वोल्ट से, 15,000 वोल्टेज से, इधर से कहीं से कनेक्टेड होगा। ये 15,000 वोल्टेज से हमारा एक्सीलरेट हुआ, और एक्सीलरेट होकर आके हमारा ये जो एक टारगेट मेटल था इस पर आके स्ट्राइक करा। इस पर स्ट्राइक करने के बाद इसमें से रिलीज हुआ एक्सरेज। ठीक है, एक्सरे जो इसमें से रिलीज हुआ, तो आपसे पूछा गया है कि ये जो एक्सरे रिलीज हुआ है इसकी स्पीड कितनी होगी, किस स्पीड से ये हमारी एक्सरेज जो है वो रिलीज होंगी। देखिए गाइस, अब इस क्वेश्चन को ना आप में से कई लोगों ने क्या करा होगा, यहाँ पर अब आप लोग लगाने बैठे होगे स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, और स्पीड का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं है। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमने स्पीड का एक्सरेज के लिए नहीं पढ़ा, एक्सरेज के लिए हमने कोई स्पीड का फॉर्मूला नहीं पढ़ा डायरेक्ट। तो अब आप लोग क्या करोगे, इनडायरेक्ट तरीके पे जाओगे। इनडायरेक्ट तरीके पे भी कैसे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, मतलब ड्राइव करके दूसरे फॉर्मूले से कैसे आप कर सकते हैं वो मैं बता दूंगी। लेकिन इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज लिखवाई थी ना, अगर आप उनको चेक करेंगे तो वहाँ मैंने आपको लिखवाया है कि जो हमारी एक्सरे होती है, एक्सरे जो होता है वो हमारा ट्रेवल करता है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट हमारी क्या होती है, सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द अपना स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारा क्वेश्चन पढ़ के ही सिर्फ डायरेक्टली आंसर था इसका डी, अगर हमसे स्पीड पूछा गया था तो। बट सिंस अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो हम लगाने बैठते हैं फॉर्मूलाज, जो कि हमारा आंसर हो जाता गलत। एंड ट्रस्ट मी, आप इन प्रॉपर्टीज़ को लगा के आंसर निकालोगे ना, वो आपको ऑप्शन में 100% दे रखा होगा, 100% वो ऑप्शन में आंसर होगा। बट सिंस वो अलग तरीका है तो इसीलिए हमें ध्यान रखनी है। सारी प्रॉपर्टीज़ भी एक्सरेज की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरेज से ज़्यादातर क्वेश्चन इसकी प्रॉपर्टीज से ही फ्रेम होता है। और मैंने जो एटीसी का पहले पेपर आप लोग के देखे हैं, और जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरे चैप्टर से आए हैं वो डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आए हैं, उसके फॉर्मूलाज या और किसी चीज़ पे उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 3 × 10⁸। अच्छा, अब मैं आपसे एक ये बता रही थी इनडायरेक्ट। अब सपोज ये एक्सरे नहीं होता, ठीक है, एक मैं आपको एक अजम्पशन कर लीजिए टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। हटा दीजिए अब इस क्वेश्चन को। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 26 खत्म, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अब हम मूव करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें मैं आपसे कहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन है, एक्सीलरेट हुआ, टारगेट से टकराया, और यहाँ से एक हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली, कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली, इसकी स्पीड क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी छोड़िए, कंफ्यूज नहीं होंगे, एक कोई वेव निकली, इसकी स्पीड क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सरे के केस में हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट है हमारी। अगर हमारा एक्सरे नहीं है, कुछ और दिया हुआ होता, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं अभी क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ आपको, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। अगर आपसे कोई वेव पूछा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेट करने से, इस मेटल पे टकराने से अगर कोई वेव निकली है, उसकी स्पीड पूछी जाती है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो या फिर आपको एनर्जी दी हो,
मतलब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल या एनर्जी दी हो तो इससे हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आपको मैं 2-3 फॉर्मूला रिकॉल करवा देती हूँ। पहला हमारा वेवलेंथ क्या होता है, एच अपॉन में मोमेंटम, एच अपॉन में मोमेंटम को हम एम वी लिख सकते हैं, एम वी लिख सकते हैं। तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी, आप इसको स्पीड बोल सकते हैं। तो अगर आपको वेवलेंथ गिवन है, इससे स्पीड निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो देखिए इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो किस वजह से है, इसके मूवमेंट की वजह से है। और मूवमेंट की वजह से कोई भी एनर्जी अगर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कितनी हो गई हमारी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √2 EM, ठीक है। अगर आपको एनर्जी गिवन है, अगर आपको एनर्जी गिवन है तो आपका वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला है। अब सपोज जैसे इस क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल गिवन था तो पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा आपका, इसी से मैं बता देती हूँ, वेलोसिटी इक्वल्स टू √2। और हमने पढ़ा है कि एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम एनर्जी की जगह यहाँ लिख दें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में एम। अगर पोटेंशियल गिवन है हमें तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब गाइज अगर अभी मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, इस क्वेश्चन में तो हमें पता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट करेक्ट आंसर है 3 × 10⁸ मगर अब इसमें ना इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपका कुछ आंसर आएगा कुछ करीब ये 2E × 15,000 अपॉन में एम। और ये देखना 100% ऑप्शन में दे रखा होगा, हाँ देखो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड भी यही दे रखा है, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा वैलिड है अगर नॉर्मल कोई और वेव दे रखी होती, यहाँ फोटोन अगर इलेक्ट हो रहा है, इमिट हो रहा है, उसकी हमें पूछी होती, या इलेक्ट्रॉन ही मान लीजिए हमारा इमिट हो रहा है, उसकी हमसे वेलोसिटी पूछी होती, तब हम इन फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। बट सिंस अगर आपकी बात हो रही है एक्सरेज की, तो एक्सरे की हमारी ये प्रॉपर्टी होती है कि हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे हमारा एक्सरे ट्रैवल करता है, पहली चीज़। एंड दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारी एक्सरे होती है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। तो ये एक सिर्फ क्वेश्चन से हटके मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एक चीज़ क्लियर करी थी कि अगर एक्सरे के अलावा कुछ और पूछा जाता है आपसे तो आप किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 27। एंड क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या कहा गया है देख लेते हैं। देखिए द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एन एक्सरे बीम इज इतना मीटर वेवलेंथ। अच्छा अब आपसे पूछा गया है कि मोमेंटम ऑफ द फोटोन बताना है एक्सरेज में, जो कि जिसकी आपकी वेवलेंथ दी है 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं पहले लिख देती हूँ। हमारा जो गिवन है वेवलेंथ हमें गिवन है कितनी, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये हमारी गिवन है। अगर इसको आप आर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज करना चाहें तो आप इसको सीधा 1 आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, बट वी विल नॉट गो देयर क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है उतना जाने की। आंसर भी हमारा मीटर में गिवन है, ऑप्शंस हम चेक करेंगे तो ऑप्शंस भी हमारे मीटर में गिवन है, तो हम मीटर में रखेंगे अपनी वैल्यू। तो देखिए ये वेवलेंथ दी हुई है हमें। अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था आपका कि हमारा जो लैम्डा होता है, लैम्डा क्या होता है, h/p लिखते हैं हम लैम्डा को, ठीक है। h हमारा क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 या फिर 6.626 आप लिख सकते हैं जो आपको सही लगे, -34 अपॉन में आपका मोमेंटम आपसे पूछा गया है तो मोमेंटम की जगह p लिख देंगे आप। एंड आपका मैं यहाँ लिखती हूँ आपका वेवलेंथ कितना है गिवन है हमें क्वेश्चन में 10⁻⁻10 इक्वल्स टू 6.63 × 10⁻⁻34 अपॉन में p। p इज़ द मोमेंटम, ठीक है, p मोमेंटम होता है। अब इसको इधर ले आएंगे और इसे यहाँ नीचे ले आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा मोमेंटम 6.63 × 10⁻⁻34 अपॉन में -10। अब ये -10 जब हम ऊपर लाएंगे तो ये प्लस का 10 बन जाएगा, -34 × 10⁻10 हो जाएगा ये। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 6.63 × 10⁻24। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी यूनिट होती है kg/s मोमेंटम की, ठीक है। ओके गाइस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट कुछ नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ डाउट है तो या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या उससे बेहतर ऑप्शन आप स्क्रीनशॉट लेके जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पर आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ जो बनाता है चैनल वही सिर्फ उस पर कर सकता है। तो इसीलिए मैंने एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया है। उस डिस्कशन ग्रुप पे आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिएगा। दोनों का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। Okay, now moving to the next question, and the next question is question number 28. क्वेश्चन नंबर 28 में आपको क्या गिवन है कि फोटोन ऑफ लाइट है जिसकी हमारी वेवलेंथ कितनी गिवन है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड आपकी उसकी एनर्जी गिवन है हमारी कितनी एनर्जी हमें गिवन है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अराउंड इतनी गिवन है। इस ऑफ द एनर्जी गिवन है x फोटोन ऑफ द वेवलेंथ फोटोन। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि हमारा वेवलेंथ ये गिवन है, एक कुछ हमारा फोटोन का, मैं पी लिख देती हूँ, फोटोन का वेवलेंथ ये गिवन है, फोटोन की एनर्जी ये गिवन है। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको एक्सरे की एनर्जी बतानी है, कब जब एक्सरे का आपका वेवलेंथ गिवन है क्वेश्चन में 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड आपको एनर्जी ऑफ एक्सरेज बतानी है। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से जब दो चीज़ें दी हुई होती है हमें, एक अभी देखो ये हमारा डायरेक्टली एक फॉर्मूले से आप रिलेट कर सकते हो इसको, एनर्जी इक्वल्स टू hc/λ। ठीक है, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा। जब इस तरह की कंडीशन होती है, कोई एक फॉर्मूला में आपको एक वैल्यू गिवन है, दूसरी फाइंड आउट करनी है, और सेम उसी ही फॉर्मूले में लग के दोनों वैल्यूज़ गिवन है या तीनों वैल्यूज़ जो भी आपकी अननोन होती हैं वो गिवन है, तो आप हमेशा डिवीजन करते हैं, दोनों चीज़ों को आपस में डिवाइड करते हैं। तो अभी हम एनर्जी ऑफ फोटोन लिखते हैं पहले, इक्वल्स टू hc/λ फोटोन। ठीक है, ये तो हमारा hc ही रहेगा, एंड एनर्जी ऑफ एक्सरे हमारा क्या हो जाएगा hc/λ ऑफ एक्सरे। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन में एनर्जी ऑफ एक्सरे इक्वल्स टू hc/λ ऑफ फोटोन अपॉन में hc इंटू लैम्डा ऑफ एक्सरे। अब ये देखिए, ये कॉमन आपस में कट जाएगा, मतलब सेम है, दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। ये सॉल्व होकर आप ऐसे लिख दोगे 1/λp अपॉन में 1/λx। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो ये डिनोमिनेटर से यहाँ नीचे, पूरा डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, और ये लैम्डा एक्स ऊपर चला जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा लैम्डा एक्स अपॉन में लैम्डा पी, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब आपकी क्या बनकर आ गई, इक्वेशन आपकी बनकर आ गई, एनर्जी ऑफ पी अपॉन में एनर्जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स अपॉन में लैम्डा पी। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, एक्स है। हमारी एनर्जी ऑफ एक्सरेज हमें कैलकुलेट करनी है, इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ एक्सरे हमारा कितना है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, वेवलेंथ ऑफ फोटोन हमारा कितना है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको जब आप थोड़ा सा अरेंज करोगे तो आप ये आ जाएगा, मतलब अरेंज करोगे तो ये इधर आ जाएगा उठ के, और ये इधर चला जाएगा उठ के, तो ये आ जाएगा आपका 5000x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए अपना कोई ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है तो देखिए हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि हमारा क्या आ गई एनर्जी ऑफ एक्सरे 5000 इंटू एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या बोला गया है, आपसे कहा गया है कि आपका पोटेंशियल है कितना है 100 वोल्ट्स, और आपसे क्या पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछी गई है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है कितनी होगी। तो देखिए मैंने भी आपको पहले बताया था, अभी 2 दिन पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखते हैं ना, बताया था मैंने भी आपको, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन की पे कितनी एनर्जी आई, या इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है एन यू होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ आई एम सॉरी, माइनस भी होता है। ठीक है, बच्चे बोलेंगे मैडम माइनस नहीं लगाया आपने, माइनस भी तो होता है, बट ठीक है वो अज्यूम्ड होता है। ठीक है, उसको आप नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में भी आपका आंसर नेगेटिव में नहीं दे रखा है। ये माइनस के साइन का मतलब होता है ये बताना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वहीं जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो सेम चार्ज होता है, मगर प्लस से हम शो करते हैं ये दिखाने के लिए कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा नहीं है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका आंसर नहीं आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मत लगाओ, सिर्फ ये चार्ज की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो अभी हमने अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपना एनर्जी निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू वोल्टेज कितनी थी हमारी 100।
इसको अब आप सॉल्व करेंगे 1.16 इंटू 10⁻⁻17, ये दो यहाँ से कम हो जाएगा ना, इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल। एनर्जी आपकी जूल्स में आती है, कैलोरीज में भी आती है वो कन्वर्ट करके, लेकिन अभी हम चेक करते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, ये 1.6 ले लिया मैंने, अगर आप इसको एक्यूरेट जाओगे तो 1.602 और आगे भी बहुत लंबा रहता है, बट ठीक है हम इतना यूज़ करते हैं तो हम उसके बेसिस पे भी अपना आंसर करेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अब वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कहा है आपसे। आपसे क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि हमारी वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज एमिटेड व्हेन द मेटल्स आर अच्छा, आपसे क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है कि सेम वही चीज़ है कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हमारी एक ट्यूब है, इसमें हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, ये टारगेट पे हमारा स्ट्राइक करा और इसमें से हमारा एक एक्सरे निकला, और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन जिसने स्ट्राइक करा था इसकी एनर्जी थी 100 किलो, दिया है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी थी? 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी आपकी एनर्जी। और अब आपसे कहा गया है कि इसमें से जो हमारा एक्सरे निकला है ना, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। अब गाइस देखिए, डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने जो आपको बताया था उसको मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्पीड होती है ना, वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो हमें उसे कैलकुलेट करने का नीड नहीं होता है, उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, डायरेक्टली यही आ जाता है हमारा। बट अब यहाँ बात हो रही है एक्सरे की, एक्सरे की वेवलेंथ की बात हो रही है यहाँ। वेवलेंथ को तो हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा ना कि क्या है ये सही वेवलेंथ। तो चलिए इसलिए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए, एनर्जी और वेवलेंथ का हमें रिलेशन पता है, hc/λ। ठीक है, एनर्जी क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होती है, हमें निकालना है वेवलेंथ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं hc में एनर्जी। ठीक है, इसमें आप hc एनर्जी आपकी कितनी है 100 किलो को आप क्या लिख सकते हो 10⁻³ लिख सकते हो, तो इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैंने आपको क्या बताया है कि hc में इलेक्ट्रॉन ये जो होता है, अगर हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारे ऑप्शंस आर्मस्ट्रांग में दे रखे हैं, तो ये जो होता है hc/इलेक्ट्रॉन, अगर आपकी वेवलेंथ आर्मस्ट्रांग में होती है तो आपका होता है 12400। ठीक है, अपॉन में 100 इंटू 10⁻³ अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहीं पर आपको माइनस बनाएंगे और इसको आपको सॉल्व कर कर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ओके सॉरी गाइस, सॉरी किलो है ना आपका, मिली नहीं है, सॉरी मैंने उसको ना मिली में लिख दिया। 10⁻³ होती है आपकी, किलो इज़ किलो 1000 होता है ना, 1000 किलो, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, वो है यहाँ, ये प्लस का 3 है। सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, मैंने माइनस लिख दिया गलती से। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12400 अपॉन में 3 जीरो ये होगा, 3 यहाँ पर आ गया आपका और 2 जीरो ये होगा, तो कितने होगा 10⁻5। अब इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं 12400 इंटू 10⁻⁻5। अब ये -5 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा और इस तरफ हमें मूव कराना पड़ेगा। तो एक डिजिट हम मूव करें तो यहाँ पर हो जाएगा -4, फिर एक डिजिट और मूव करें तो हो जाएगा -3, फिर एक डिजिट और मूव करेंगे तो हो जाएगा -2, फिर एक और डिजिट मूव करेंगे तो हो जाएगा -1, एंड देन फिर एक और डिजिट हम फाइनल यहाँ लगा देंगे तो हमारा फिर यहाँ से ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 0.12400, बट पॉइंट के बाद में जीरो को तो नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लिख सकते हैं 0.124 आर्मस्ट्रांग। तो ये आ गया आपका वेव। ओके गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। न्यूमेरिकल्स यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि आपका हार्डर एक्सरे मतलब जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था, हार्ड एक्सरे सॉफ्ट एक्सरेज। तो अब आपका हार्ड एक्सरे में बताना है आपको क्या होता है, वेवलेंथ हायर होती है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको क्या बताया था, हम हार्ड एक्सरे कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं। ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें उसकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए। एनर्जी ज़्यादा होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, वेवलेंथ कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी इंटेंसिटी हायर। बताइए इंटेंसिटी से कोई फ़र्क पड़ता है? इंटेंसिटी से तो सिर्फ ये होता है कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, आपकी ये मेटल की शीट है, आप इस पर कितनी एक्सरेज बम्बार्ड कर रहे हैं। अगर आप इस एक्सरे की मान लीजिए एनर्जी है 1 जूल एनर्जी है, जहाँ पर आपने 10, ये आपका मेटल सरफेस है, ये आपने 10 एक्सरेज इसके ऊपर डाली और सबकी एनर्जी 1 1 थी,
तो ये भी आपकी इतनी अंदर जाएगी, ये भी इतनी अंदर जाएगी, ये भी इतनी अंदर जाएगी, ये भी इतनी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ, अगर मान लीजिए 4 थी, अब मैंने इसमें 4 और बढ़ा दी, तो मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, लेकिन इसकी 1 ही जूल थी सबकी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से वो तो यहीं तक ही सिर्फ अंदर आई ना। लेकिन सपोज अगर मुझे इसको अंदर तक ले जाना है, यहाँ तक लाना है, तभी इसको मैं हार्ड एक्सरे बोल पाऊंगी ना। तो मुझे इसकी सिर्फ एक तरीका है, इसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। अब एनर्जी बढ़ाने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम वेवलेंथ कम कर दें, या तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। तो वेवलेंथ हमें कम करनी पड़ेगी, ऑप्शन में हमें दिया है वेवलेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया, इंटेंसिटी से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी इज हायर। अब ये देखिए आपकी एनर्जी कब बढ़ती है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है हमारी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट होगी, ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी तो हमारा उसको हम बोलेंगे हार्ड एक्सरे। एंड द फोर्थ वन इज फोटोन एनर्जी इज लोअर। अब भैया एनर्जी अगर लो, पहले तो फोटोन एनर्जी से फ़र्क पड़ना नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी चलिए अगर फ़र्क पड़ भी रहा है, तो अगर हमारी एनर्जी लोअर हो गई है तो वो तो फिर हार्ड एक्सरे हम उसको बोल ही नहीं सकते। एनर्जी कम मतलब वो सॉफ्ट, क्योंकि ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएगी वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 आ गया आपको समझ में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, और क्यू सही है वो भी समझ में आ गया, और बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है ये भी समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है, पता है मैं आपको क्वेश्चंस क्लास में क्यों करवाती हूँ। मैं एक काम बहुत आसानी से कर सकती हूँ कि मैं आपको सिर्फ ऑप्शन जब मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ ना, ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाती हूँ, तो मैं उसमें करेक्ट ऑप्शन टिक कर दूँगी और आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। मेरे लिए बहुत ईजी है वो, लेकिन मैं क्लास में उनको सॉल्व करवाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाती हूँ तो साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं हमारे। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरे, लेकिन हर 3-4 क्वेश्चन के बाद जब भी न्यूमेरिकल आता है तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं, हम ड्यूअल नेचर वाले फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया हार्ड रेज और एक्स रेज वाला, अगर सिर्फ ऑप्शन प्रोवाइड करवाती तो आप ऑप्शन रख लेते कि फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो हार्ड एक्सरे होगा, मगर क्यों होगा और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है वो नहीं समझ पाते आप लोग। ठीक है, इसीलिए मैं इनको क्लास में करवाती हूँ, और मेरा आपसे ये सजेशन है कि ये जो क्वेश्चंस वाली क्लास है ना, इनको बिल्कुल मिस मत किया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे कहा है व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक्स अ मेटल ऑफ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट विद अ वेरी हाई वेलोसिटी देन हमारा क्या होता है। अच्छा देखिए, अब वैसे तो आपने ऑप्शंस पढ़ने के वैसे ही बता दिया होगा कि हमारा भैया एक्सरे का चैप्टर है तो हम एक्सरे इसका आंसर होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि जब हमारा एक्सरे होता है, एक्सरे जब प्रोड्यूस होता है और जब हमारा इलेक्ट्रॉन इस पर स्ट्राइक करता है तो उसकी वेलोसिटी और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि ये मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि ये मेटल भी हमारा मेल्ट कर सकता है। इसीलिए हम ऐसा मेटल यूज़ करते हैं जो कि मेल्ट ना करे इजीली। तो अगर हमारा इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आ रही है कि ये मेटल मेल्ट कर पाए, जब हम उतनी एनर्जी देते हैं ना तो हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वही वेवलेंथ हमारा इसका बहुत कम होता है ना, कितना कम वेवलेंथ होता है, उतना कम वेवलेंथ है तो इसकी एनर्जी जो होता है बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इसको प्रोड्यूस होने के लिए। तो वो जो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है उसके लिए हमारा जो है एक्सरे हमारा तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा वेलोसिटी होती है। ऐसे कैसे हमारा हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सरेज। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 33, पेनिट्रेटिंग पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे कैन बी इंक्रीज बाय। अच्छा, अब आपसे बोला गया है कि पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है हमारी एक्सरेज की, कि यही ये जो हमारा मेटल है इसके अंदर ये एक्सरे आई तो ये कितनी अंदर जाएगी, तो ये हमारी कैसे इंक्रीज हो सकती है पेनिट्रेटिंग पावर। एक तरीका, फर्स्ट तरीका क्या है कि हम इसकी एनर्जी बढ़ा दें। एनर्जी बढ़ाने का तरीका हमें पता है कि हम इसका वेवलेंथ कम कर दें या फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें। ठीक है, तो चलिए, अच्छा एक तरीका और होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाने का तरीका क्या होता है कि हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा लें। ठीक है, वो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, इस क्वेश्चन में आया है वैसा क्वेश्चन तो याद आ गया। वही ना मैंने बताया, ये फैक्ट्स वैसे थ्योरी में पढ़ा दो, लेकिन जब क्वेश्चंस करवाते हैं तो आपके सब रिवाइज हो जाता है, एक एक फैक्ट रिवाइज हो जाता है। समझ रहे हैं आप, एक छोटा सा टॉपिक है एक्सरे, उसमें से आप 100 क्वेश्चन करीब करीब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है आपका, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड कैथोड, ये हो सकता है ऑप्शन हमारा सही। डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो हमारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा फॉर्मूला होता है, ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो पेनिट्रेशन तो कम हो जाएगा, बढ़ेगा तो है नहीं, लेकिन हमें बढ़ाना है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इंक्रीज द कैथोड फिलामेंट करंट, करंट बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वैसे भी ये कैथोड इधर था, इस पर हम करंट बढ़ाएंगे भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा,
डिक्रीजिंग द कैथोड, अगेन वही चीज़ कि हमारा कैथोड था इसके ऊपर, तो वो टारगेट मतलब हो रहा था इसके ऊपर, वो स्ट्राइक कर रहा था, तो इसके ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, इसका करंट बढ़ाओ या कम करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो हमने एक्सरे दिया है ना, इसके पास एनर्जी कितनी है, होल सोल पेनिट्रेशन जो है ना, पेनिट्रेशन हमारा एक्सरे कितना करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपकी एनर्जी के ऊपर। अब आपका एनर्जी जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उस पर भी इनडायरेक्टली डिपेंड कर जाता है, चाहे वो वेवलेंथ हो, फ्रीक्वेंसी हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, या कोई और फैक्टर हो जिसके ऊपर आपकी एनर्जी डिपेंड कर जाए। मतलब वेलोसिटी ले लो, मास ले लो, उन सब चीज़ों पे आपकी एनर्जी डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी की ½ mv² होता है ना, तो इन सब चीज़ों पे आपकी डिपेंड करती है, इसीलिए इन पर आपका एक्सरे भी डिपेंड करता है, एक्सरे का पेनिट्रेशन चाहिए। ओके, अब आपसे क्या कहा गया है कि अल्फा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज इज रेफर टू द ट्रांजिशन। अच्छा, जो हमारा के अल्फा वाला होता है, जो फर्स्ट वाला होता है, वो हमारा किसको ट्रांसफर करता है, मैंने आपको क्या बताया है कि हमारा ये हो गया फर्स्ट, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हटाता है जब वो, तो इसको हम बोलते हैं के अल्फा, जिसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है हमारा 1। अब जो ये वाला अगर आपको इलेक्ट्रॉन हटाए तो इसको फिल कौन करेगा, यहाँ वाला सबसे पहले फिल करेगा। फिल आपका यहाँ वाला भी कर सकता है, आ सकता है फिल करने, लेकिन सबसे पहले तो यही फिल कर देगा ना, N2 वाला। तो ये वाला जो होता है ये हमारा के अल्फा का केस हो गया है, N2 to N1। ठीक है, अब के बीटा की बात होती यहाँ पर होता तो वो यहाँ से फिल होता, तो N3 to N2 हो जाता, मतलब फिर डिपेंड्स क्या है। लेकिन आपका मैंने बताया ना क्वेश्चन आपका के अल्फा पे आता है बस, तो चल मार के सिर्फ के अल्फा पढ़िए। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा गाइज, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि एज इट इज़ यही क्वेश्चन उठ कर आएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ ना, आपका क्वेश्चन इन्हीं पे ही बेस्ड आएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 35 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है द प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ऑफ द कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी इन द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोमेंटम, द ट्रांजिशन ऑफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपको मतलब क्या बोला गया, आपसे बोला गया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन। ये हमने पढ़ लिया है कि हमारा ये ऑर्बिट होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर ये स्ट्राइक करता है, ये मूव करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। उसके बाद इस गैप को फिल करने के लिए जो इधर से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इस ट्रांजिशन में हमारा फिर जो प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं हमारा एक्सरेज। ठीक है, तो आपका मेन टर्म क्या हो गया, या तो ये आपका बैकेंड से रिलेटेड कुछ पूछे, ये इलेक्ट्रॉन आपका बैकेंड हुआ है, ठीक है, या आपको जिक्र आए कि आपका कैथोड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था आपका इसके ऊपर, या फिर ये जो आपका ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, इस तरह का कोई वर्ड जिक्र आ जाए, इस इलेक्ट्रॉन की बात हो जाए, या आपकी के अल्फा की बात हो जाए ऑर्बिट की, या फिर आपका ट्रांजिशन का बात हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी कहाँ पे होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पे डिपेंड करती हैं। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द टारगेट एटम। एटम है ये पूरा इतना बड़ा, इसके ऊपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे मेटल पे, इससे टकराता है, तो सिर्फ इसके टकराने से और वो जो मूवमेंट होता है वो तो हमारा कंटिन्यूअस वाला होता है ना, तो उससे तो फर्क ही नहीं पड़ा। फिर उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द टारगेट। अच्छा, अब इसमें ये क्या कह रहा है कि हमारा जो है एनर्जी को वो ट्रांसफर करेगा इस एटम को, उसकी वजह से, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। फिर क्या है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हैवी टारगेट एटम फ्रॉम हायर लेवल टू एनर्जी लेवल। हाँ, ये हमने पढ़ा है कि हमारा इससे टकराता है, इलेक्ट्रॉन से निकल जाता है, फिर हायर लेवल से लोअर लेवल पर आकर इसको जो फिल करता है उसमें हमारा प्रोड्यूस होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे क्या कहा गया है, एक्सरे आर प्रोड्यूस बाय एक्सरे ट्यूब्स ऑपरेटिंग एट अ गिवन एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, द वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सरेज हैज़ द वैल्यू फ्रॉम। अच्छा, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा गया, इसमें सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है कि जो आपका कॉन्टीन्यूअस वेवलेंथ होता है उसका एक्सरेज कितना होता है। जो आपका कंटिन्यूअस एक्सरे है इसका वेवलेंथ आपका कितना तक जा सकता है। देखिए वैसे तो हमें पता है कि हमारी जो वेवलेंथ होती है एक्सरेज की वो एक रेंज होती है, लेकिन सिंस यहाँ पर हमारा कुछ रेंज का जिक्र नहीं किया गया है कि हमारी इतनी से इतनी होनी है, इतनी से इतनी है, तो हमें अपना ये मानना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमारा जो स्टार्ट होता है वो लैम्डा मिनिमम से स्टार्ट होता है। ये तो आपको बताया ही है मैंने, एक्सरे का जब हम जिक्र करते हैं तो मिनिमम वेवलेंथ से हमारा स्टार्ट होता है, तो मिनिमम वेवलेंथ से स्टार्ट होकर वो हमारा कहाँ तक जाता है, एक है फिक्स अमाउंट, एक्सरे जिस रेंज में एग्जिस्ट करता है उसी में ही रहेगा। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस चलें तो सबसे पहला हमारा शुरू कहाँ से होता है, मिनिमम वेवलेंथ से।
तो ठीक है, हम देख लेते हैं मिनिमम वेवलेंथ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। अब एक्सरेज में आपने मैक्सिमम वेवलेंथ ऐसा तो कोई टर्म पढ़ा नहीं है हमने, ठीक है। तो हमारा कहाँ तक चला जाएगा, ये हमारा इन्फिनिटी तक ही चला जाएगा पूरा। हालांकि एक रेंज होती है, वो मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, लेकिन कंटिन्यूअस एक्सरे की बात जब हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जब हम चलते हैं, तो हमारा मिनिमम वेवलेंथ से स्टार्ट होकर आपका इन्फिनिटी तक चला जाता है, जिसमें हमारा मिनिमम वेवलेंथ आपका 0 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 0 नहीं हो सकता है, सॉरी, मोर देन 0। 0 वेवलेंथ पे तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए हमारा नेगेटिव में नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी तो आपका कुछ ना कुछ एनर्जी होएगा। देखिए हमने पढ़ा है ना, 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग से स्टार्ट हो जाता है हमारा जो वेवलेंथ होता है, तो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद वो हमारा मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक इन्होंने दे रखा है। हालांकि उसकी एक रेंज होती है, बट ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट मार्क कर देंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ फोटोन दिया गया है, वेवलेंथ इसमें आपकी दी गई है, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द एक्सरे ऑफ फोटोन और वेवलेंथ इतना टू द विजिबल लाइट। देखो सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको भी पहले भी करवा दिया है। इसमें हमें एक्सरे दिया गया है फोटोन का, जिसकी वेवलेंथ है हमारी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इसको आपको दूसरा एक चीज़ आपको दी है एनर्जी विजिबल लाइट का वेवलेंथ, विजिबल लाइट की वेवलेंथ दी गई है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों की एनर्जी के बीच का रेशियो बताना है। तो क्या होगा, इसको आप ऐसे ही, मतलब आपको इसको तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही देखकर बता दो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारा एनर्जी क्या होता है, hc/λ। अब इसको मैं डायरेक्टली पुट करती हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन की हमने बात करी तो आ गया हमारा hc/λ फोटोन। मैंने क्या बताया था, डिवाइड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट की जब पुट करा तो hc/λ भी ये कैंसिल हो जाएगा, एंड जब आप इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा विजिबल लाइट अपॉन फोटोन। वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5000/1। तो क्या रेशियो हो गया 5000:1, ठीक है। ये आ गया ऑप्शन। आपको पता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो इसका नीचे दिया ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर दिया ये नीचे आ जाएगा, एंड प्लस बाकी सब हमारा एच वगैरह कांस्टेंट होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट नहीं होते एच या इसकी जगह कुछ और चीज़ हमारा फॉर्मूले में हमें गिवन होती तो फिर हमारा अगर कुछ चेंज होता तो उसको हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है गाइस। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ओके, 38 में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द मॉडुलस लॉ। देखो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्टली लॉ पर बेस्ड आ जाते हैं, आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होता है, सिर्फ सिंपली आपसे जो पूछा गया है आप उसको वैसे आंसर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। According to the Mozley's law, the frequency of a characteristic spectral line in an X-ray spectrum varies as। देखिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, मॉडिफाइड, क्या है हमारा फॉर्मूला, मॉडिफाइड रेडबर्ग कांस्टेंट, मतलब रेडबर्ग मॉडिफाइड रेडबर्ग फॉर्मूला, जेड इफेक्टिव का होल स्क्वायर 1 में एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 में एन इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। जेड इफेक्टिव हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब आपसे क्या कहा गया है, ये डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, हाँ जी करती है। ए हमारा सही हो सकता है, स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, हाँ जी ये हमारा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्क्वायर होता है ना, हमें भी ये स्क्वायर पे डिपेंड करती है, स्क्वायर पे। अगर आप इसका देखेंगे, सिर्फ मैंने आपको जो एक फॉर्मूला बताया है जो स्पेशली मोजलेस लॉ के नाम से फेमस है, वो क्या है, माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर या फिर अंडर रूट फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू, ठीक। अगर आप इस वाले फॉर्मूले से कंसीडर करेंगे तो ज़्यादा आसानी से रिलेट कर पाएंगे, वैसे रिलेशन करने में तो यहाँ से भी दिक्कत नहीं होगी। पूरा फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आप बार बार इस फॉर्मूले को देखें, और जितनी बार देखेंगे ना आपके दिमाग में एक इमेज बनती चली जाएगी, तो एग्जाम में आएगा तो एकदम से आपको याद आ जाएगा कि अच्छा यहाँ स्क्वायर था, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये था जेड इफेक्टिव था, ये डायरेक्टली सिर्फ एटॉमिक नंबर नहीं था। अगर वो बोल देता कि सिर्फ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है या किस पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन स्क्वायर रूट ऑफ द एटॉमिक नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एटॉमिक नंबर पे तो नहीं डिपेंड करता है, हाँ फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट ज़रूर हो जाता है अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो, लेकिन एटॉमिक नंबर का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो सी तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, सॉरी। एंड फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ पावर ऑफ द एटॉमिक नंबर, फोर्थ पावर ऑफ द एटॉमिक नंबर बताइए, स्क्वायर दे रखा है साफ साफ, यहाँ पे फोर्थ पावर थोड़ी दे रखा है, तो फोर्थ पावर तो कोई सवाल ही नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो गया।
हमारा ए और बी हमारा करेक्ट है, जिसमें से हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग टू द अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 38। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला जा रहा है आपसे? फॉर स्ट्रक्चरल एक्सरेज एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल, सॉरी फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ द क्रिस्टल एक्सरेज आर यूज्ड। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो एक्सरेज को हम यूज़ करते हैं, जो हमारा क्रिस्टल होता है, ये कोई भी हमारा क्रिस्टल है, इसके अंदर का हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, इसको जानने के लिए हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्यों इसका एक्सरे का यूज़ करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, जब प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रही थी, तब भी मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी कि हमारा क्या होता है, जो अंदर जो होता है ना, इंटर एटॉमिक जो स्पेसिंग होती है ना, इसके बीच में से हमारा एक्सरे जो होता है निकल जाता है, या यहाँ से हमारा रुक के क्रिस्टल से डिफ्रेक्ट कर जाता है। हाँ, याद आ गया, ब्रैग्स लॉ जब पढ़ाया था मैंने आपको, तब मैंने वाली चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी। इस तरह से बनाया था स्ट्रक्चर, फिर ऐसे आया था, ऐसे करके फिर यहाँ पर ट्रायंगल बना के मैंने ड्राइव करके इक्वेशन दी थी आपको, 2 sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। तब मैंने वहाँ बहुत अच्छे से वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि क्रिस्टल से टकरा के वो चीज़ जो है वापस आ जाती है। तो आपका मेनली क्या होता है, वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो होती है हमारा, उसके हिसाब से हमारा ये जो वेवलेंथ है ये हमारा डिफाइंड होता है। चलिए अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सरे हैव द वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। एक सेकेंड गाइस, तो जो हमारा एक्सरे, ये वाला मैंने आपको बताया था ब्रैग्स लॉ, इसमें इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो होता है उसके ऊपर हमारा वेवलेंथ जो होता है उतना ही वेवलेंथ हमारा होता है जितना इसमें इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होता है। तो देखिए ऑप्शंस क्या है हमारा, एक्सरे हैव द वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। ये जो एक्सरे की हमारी वेवलेंथ होती है वो इसका इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ये जो है डी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, उसके ऑर्डर की होती है, मतलब जितना स्पेसिंग है उसी हिसाब से हमारे एन की वैल्यू डिसाइड होती है। ओके, एक्सरेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। हाँ, ये बात ठीक है कि वो हाईली पेनिट्रेट करता है एक्सरे, मगर उसकी वजह से हम इसलिए नहीं यूज़ करते हैं। वो हाईली पेनिट्रेट करता है इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। एक्सरेज जो हम लेते हैं ना, इस पर्पज़ के लिए हमारा जो यूज़ होता है, वहाँ पर हमारा रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, हर जगह वो पेनिट्रेट कर जाता है, इसीलिए हम एक्सरेज यूज़ करते हैं। लेकिन इंट्राटॉमिक स्पेसिंग के लिए हमारा ये रीज़न नहीं है। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज से कुछ मैटर नहीं करता है, वो आपका क्रिस्टल है चाहे, अब देखिए दिस इज़ योर एटम, दिस इज़ योर मेटल, इसमें ये आपके बहुत सारे ये एटम हो गए, ये बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। इनका आपका एक हो गया यहाँ पर ये न्यूक्लियस, और ये आसपास है ये ऑर्बिट, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया ऑर्बिट। तो ये जो इसका इंटर एटॉमिक क्रिस्टल का ये जो स्पेस हो गया ना, ये जो स्पेस है, स्पेस तो इसने पूरा इतना ही लिया हुआ है ना, स्पेस तो इसने हमारा पूरा इतना ही लिया हुआ है ना, स्पेस तो इतना ही लिया हुआ है ना। अब एक्सरे आएगा हमारा तो यहाँ से टकरा के वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो हमारा आएगा और यहाँ से तो वो निकल जाएगा, या यहाँ से तो वो निकल जाएगा और ये सिर्फ न्यूक्लियस पे या फिर सिर्फ न्यूक्लियस पे टकरा के वो डिफ्लेक्ट होगा, न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो न्यूक्लियस से हमारा कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो पूरा हमारा जो है क्रिस्टल का पे डिपेंड करता है। एक्सरेज आर कोहेरेंट रेडिएशन। हाँ, कोहेरेंट होता है, वो मैंने आपको बताया था ना कि जब हमारा ये ऐसे यहाँ पर आता है, टकराता है और फिर वापस उधर जाता है, तो हम यहाँ पर इसको जब ये वाला मैं आपको बता रही थी तब मैंने आपको बताया था कि डी साइन थीटा हो गया, उसके बाद हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं ताकि हमारा एक कोहेरेंट रहे, अदरवाइज तो कैंसिल आउट कर देंगे, वो वाला रीज़न है। लेकिन वो हमारा टकरा के वापस जब वेव चली जाती है, उसको आगे कैसे हमको कैलकुलेट करना है, वो चीज़ उसके लिए है। लेकिन ये इंट्रा एटॉमिक स्पेसिंग जो है इसके ऊपर वो चीज़ डिपेंड नहीं करती है। मेनली हम एक्सरे का यूज़ करते हैं क्रिस्टल्स का साइज पता करने के लिए, उसका क्यों, क्योंकि उसका जो इंट्रा एटॉमिक स्पेसिंग है वो हमारा ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, बाकी ऑप्शन क्यों गलत हैं और बाकी ऑप्शन हमारे कहाँ यूज़ होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, एंड द ऑप्शन इज नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर 40, question number 40, sorry, not the option number. What determines the hardness of the X-rays obtained from the Coolidge tube? क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि हमारा कॉलेज ट्यूब से जो हमारा एक्सरेज निकलता है, वही यहाँ से ये हमारा कॉलेज ट्यूब होता था ना, यहाँ से आया इलेक्ट्रॉन हमारा, ये इससे टकराया, इससे एक एक्सरे निकला। ये हमारी एक्सरे कितनी हार्ड है, इसकी हार्डनेस हमें कैसे पता चलेगी? तो मैंने आपको क्या बताया, हमारा हार्डनेस डिपेंड करेगा एनर्जी पे, एनर्जी डिपेंड करेगा हमारा
वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन करंट इन अ फिलामेंट पे। एक सेकेंड। हाँ तो देखिए हमारा एनर्जी इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब हम अपने ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है करंट, तो करंट पे डिपेंड करता है, हमारा नहीं करता, सवाल ही खत्म। प्रेशर पे, प्रेशर का तो जिक्र ही पता नहीं कहाँ से आ गया, प्रेशर की तो बात ही नहीं है, कोई खत्म कर दो प्रेशर भी। उसके बाद है नेचर ऑफ टारगेट। हाँ टारगेट आपका कैसा है, पता चले आपका टारगेट ऐसा है कि वो मेल्ट ही हो जाए जैसे ही आपने इस पर स्ट्राइक करा, लेकिन अगर वो मेल्ट नहीं होता है, उस पर टकरा जाता है, तभी आपका एक्सरे निकलेगा। अगर वो मेल्ट हो जाएगा तो आपका एक्सरे ही नहीं निकलेगा। आपका एक्सरे प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ टारगेट पे। लेकिन जब एक्सरे आपका प्रोड्यूस हो गया तो वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ये आपका सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड करता है। फिर ऑप्शन नंबर 4 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड टारगेट। अब ये तो मैंने आपको बताया, पोटेंशियल डिफरेंस पे हमारा डिपेंड करता है एनर्जी, और एनर्जी पे हमारा डिपेंड करेगा हार्डनेस। ओके, अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे बोला गया है द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा होगा जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाएगा, कौन सा होगा जो मेटल के अंदर सबसे ज़्यादा आपका जाएगा। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, हमारा पेनिट्रेशन कितना है ये डिपेंड करता है किस पे, एनर्जी पे। जितनी आपकी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा आपका पेनिट्रेशन होगा। ये पेनिट्रेशन आपका जितना ज़्यादा करवाने के लिए आपको चाहिए हमारी कि एनर्जी ज़्यादा हो। एनर्जी ज़्यादा रखने के लिए आपको चाहिए हमारा कि हमारा वेवलेंथ कम हो, या फिर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, या फिर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो। हम बात करते हैं वेवलेंथ की, क्योंकि हमारा ऑप्शंस में क्या दी हुई है, रेज दी हुई है। और मैंने आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सरे की फर्स्ट क्लास में बना कर दिया था, वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, वो मैंने डिपेंड किया, वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक्सरे की फॉर्म में पढ़ाया था तो मैं यहाँ पर एक्सरे कंसीडर करूँगी। अब उस इस क्वेश्चन का ना आप आंसर ऐसे मत सुनिए, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखिए। एक सेकेंड गाइस। हाँ तो गाइस देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप करने के लिए आप वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को खोलिए और वहाँ से आप अपना जो है आंसर अपना आप खुद बताइए। क्या बताएंगे इसमें, आप देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था उसमें हमारी सबसे कम वेवलेंथ किसकी है। तो अगर आप उस स्पेक्ट्रम को खोलकर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी गामा रेज है ना, गामा रेज, इनका वेवलेंथ सबसे कम होता है। इनका वेवलेंथ हमारा 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग से भी हमारा कम होता है। ठीक है, क्योंकि 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग से स्टार्ट होकर 100 आर्मस्ट्रॉन्ग तक हमारी जाती है एक्स रेज, ये हमारा एक्स रेज का है। लेकिन इनसे भी कम होता है हमारा गामा रेज का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गामा रेज। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है आपका कि जो एक्सरे जो होती है वो आपकी किन दोनों के बीच में लाई करती है। तो ये हमारी गामा रेज और जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, इनके बीच में हमारा एक्सरे जो है वो लाई करता है। ओके, सॉरी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। And next question is question number 42. Question number 42 is on increasing the number of electrons striking the anode of the exciting, which of the following parameter will result in the extent of the increase. अच्छा, अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये मेटल है, इस पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो स्ट्राइक कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे थे, अगर हमने इनको इंक्रीज करके और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो इसकी वजह से हमारा जो है ज़्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सही बात है, ज़्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होंगी, लेकिन वो हार्ड है या सॉफ्ट है, वो कितना पेनिट्रेट करेंगी, वो सब तो सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमारा ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाएंगे तो हमारी ज़्यादा एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, दिस इज़ करेक्ट बात। अब वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा क्या चेंज हुआ कि हमारी ज़्यादा एक्सरेज प्रोड्यूस होने लगी। ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, या किसी भी चीज़ का जब नंबर बढ़ता है तो हमारा क्या वहाँ क्या बढ़ता है, उस चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ती है। तो देखते हैं हमारा कोई ऑप्शन अगर मैच करता है तो। पेनिट्रेशन पावर की वजह से, तो पेनिट्रेशन पावर को नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग का तो कोई लेना ही देना नहीं है, मैंने भी आपको बताया कि पेनिट्रेशन तो सिर्फ एनर्जी पर डिपेंड करती है। देन आपका फ्रीक्वेंसी, अगेन फ्रीक्वेंसी से आपका रिलेशन बनता है एनर्जी पे जाके, और वो अगेन फिर पेनिट्रेशन पे चला जाता है। फिर वेवलेंथ, अगेन आपका एनर्जी से रिलेट करता है और वो फिर आगे जाके आपका वही अगेन पेनिट्रेशन पे चला जाता है। एंड देन ऑप्शन नंबर 4 इज द इंटेंसिटी। देखिए अब सेम वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया जो मैं चार क्वेश्चन पहले आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुकी हूँ, इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, अभी वो आपको ऑप्शन आ गया। तो देखिएगा इससे यही है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि एज इट इज़ यही क्वेश्चन उत्तर आ जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा, क्वेश्चन ही तो बदल सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है, पूछने का स्टाइल बदल सकता है। क्वेश्चन जो है आपका फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही रहेगा, वो थोड़ी बदल जाएगा। तो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटी कैरेक्टरिस्टिक के बीटा एक्सरेज। ओके,
हमने हमेशा पढ़ा है के अल्फा, यही ज़्यादातर ऑप्शंस में आता भी है। अगर आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो था उसके कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन आता है जो हमारे इक्वल्स टू 1 होता है। इसमें आपसे बोला गया है के बीटा। अब के बीटा में क्या होता है देखिए, सबसे पहले के अल्फा का देखिए आप, इसमें क्या होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये है हमारा इसके आसपास के ऑर्बिट, ठीक है। ये है इसके अंदर के हमारे इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन इसके आसपास। अब सपोज हमारा यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, ये आया और आकर इस पर ये आके स्ट्राइक करा, और स्ट्राइक करके यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकला और साथ में आपका ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकला। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल गए तो इस जगह पर हमारा वेकेंट हो गया, ये हमारा वेकेंट हो जाएगी जगह। देखते हुए रेस करके अगर मिल जाए तो ले जाता है वो, ठीक है। ये आपका यहाँ से ये वेकेंट हो गया आपका। अब वेकेंट होने पे इस जगह पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाली जगह को फिल करने के लिए आपको कोई इलेक्ट्रॉन आता है। तो मैंने क्या बताया था, जो आपके इसका जस्ट बाद वाला होता है ऑर्बिट, इससे इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर फिल कर देता है। फिल करने की कोशिश आपके यहाँ वाले भी करते हैं, यहाँ वाले भी करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं के अल्फा की, तो के अल्फा के केस में हम क्या बोलते हैं, के अल्फा के केस में होता है कि हमारा ये वाला जो है, जो इसके जस्ट पहले वाला है, वो आकर जब इलेक्ट्रॉन इस स्पेस को फिल कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, के अल्फा। तो के अल्फा का जो हमारा ट्रांजिशन हो गया वो हो गया हमारा N2 से लेकर हमारा N1 तक। ये हम ऑलरेडी एक पुराने क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम के बीटा का केस देखते हैं। के बीटा के केस में क्या होता है कि अगेन ये आपका न्यूक्लियस है सेंटर में, ये इसके आसपास आपके ऑर्बिट हो गए, ठीक है। इसमें ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन, ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन, थोड़ा टाइम लगेगा गाइस बनाने में, लेकिन ये ज़रूरी है समझाने में, वरना तो डाउट बन जाएगा फिर। इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में ही समझा दिया था, इस बार थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। के बीटा का केस में, के अल्फा का केस तो आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम के बीटा का केस देखते हैं। अगेन यहाँ पर क्या होता है कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये आता है इधर से, इस पर स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करके एक इलेक्ट्रॉन तो ये खुद ही बाहर निकल जाता है और साथ में ये इसको भी बाहर लेके चला जाता है। जब ये इन दोनों को बाहर लेकर चला गया तो यहाँ पर बच गया हमारा एक खाली स्पेस, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा हो गया वेकेंट। यहाँ पर ये हो गया हमारा वेकेंट, ठीक है, ये चीज़ हमारी वेकेंट हो गई, ठीक है। अब जब ये हमारा वेकेंट हो गया तो इस जगह को फिल करने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ से, पेन पे चेंज, ये इलेक्ट्रॉन अगर हमारा यहाँ से आ जाता है तो इसको तो हम क्या बोलते थे, के अल्फा, ठीक है, यहाँ से आ रहा था। बट अब सपोज अगर इस जगह को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने की बजाय इस वाले ऑर्बिट से आ जाए, इस वाले, क्योंकि आने की कोशिश तो सभी करेंगे। अब अगर यहाँ वाला आके फिल कर जाए तो के अल्फा, और अगर आपका सपोज यहाँ से आके ये चीज़ आपको फिल कर जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, के बीटा। तो के बीटा की आपकी क्या आ गई, n=3 to n=1। ओके, तो के बीटा का आपको समझ में आ गया क्या होगा हमारा के बीटा का, n=3 से आएगा, वो हमारा फिल करना है n=1 की जगह। तो करेक्ट ऑप्शन पे आप देखेंगे तो क्या आएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, द एक्सरेज पास थ्रू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देन द एक्सरे। अच्छा, अगर आपका जो एक्सरे होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस करता है तो उससे आपका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, इसके लिए अगेन आप जाइए प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे वाली जो मैंने आपको लिखवाई है, वहाँ पे जाके देखिए। मैंने आपको क्या बताया कि एक्सरे जो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, एंड इसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है, एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये किसी भी इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड से ये डेविएट नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड से ये डेविएट नहीं होता, ठीक है, हम बोल सकते हैं इसको अनडेविएटेड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इज नॉट पॉसिबल फॉर एन एक्सरे ट्यूब विच इज़ ऑपरेटिंग इन 40 किलो वोल्ट। 40 किलो वोल्ट पे आपका कोई है ट्यूब जो कि ऑपरेट कर रहा है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी वेवलेंथ है हमारी जो पॉसिबल नहीं हो पाएगी।
तो देखिए गाइस, इसको आप कैसे करेंगे आप सॉल्व। नॉर्मल जो हमारा तरीका है सॉल्व करने का, अभी चलते हैं देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। वेवलेंथ हमारा ठीक है, और फॉर्मूला आपका क्या हो गया, एच सी अपॉन में जो आपका वोल्टेज है वो हमने लिख दिया 40, एंड ये तो हमारा हमें पता है कितना आ जाता है 124 इंटू 10⁻3, यह आ जाता है आपका 124 आर्मस्ट्रॉन्ग में है ना 00, ये 10⁻3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ कैंसिल होकर ये आ जाएगा अपॉन में 40, ये 0 हटेगा तो ये आ जाएगा 1.24 अपॉन में 4, इसे कैंसिल करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 0.31। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाली जो हमारी वेवलेंथ होती है ये हमारी एक्सरे के केस में होती है क्या, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ होती है। अब आपकी मिनिमम जो वेवलेंथ इस वोल्टेज से प्रोड्यूस हो सकती है वो है 0.31 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब मिनिमम ये है, तो अगर कोई वेवलेंथ इससे कम दे रखी है ऑप्शन में, वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो जो हमारी वेवलेंथ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो देखते हैं हमारा लास्ट से चलते हैं। लास्ट ऑप्शन 0.34 तो इससे बड़ा है हमारा, वो भी हो जाएगी प्रोड्यूस। 0.52 तो इससे बहुत बड़ा है, वो भी हो जाएगी प्रोड्यूस। 0.5 भी इससे काफ़ी बड़ा है, वो भी हो जाएगी प्रोड्यूस। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज 0.25, ये इससे कम है, तो जब ये इससे कम है तो ये हमारी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ओके गाइस, आगे समझ में। नो मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे क्या कहा गया है कि एक्सरे है हमारा ट्यूब जिसका हमारा वोल्टेज अगेन 50 किलो वोल्ट है। देन द आपको क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ एक्सरे बताना है। वेलोसिटी ऑफ एक्सरे पूछ लिया। वेलोसिटी ऑफ एक्सरे के लिए मैंने क्या बताया आपको, कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सरे की प्रॉपर्टी है कि वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, जो होती है 3 × 10⁸8। ओके गाइज, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। व्हेन एक्सरेज आर प्रोजेक्टेड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारा एक्सरे की प्रॉपर्टी है, अगेन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे कि वो हमारा किसी भी फील्ड में जाए वो हमारा डिफ्लेक्ट नहीं होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नॉन डिफ्लेक्टेड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वोल्टेज ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज डबल देन द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे विल बी। अगर हमारी जो वोल्टेज है उसको हम डबल कर देते हैं, इंक्रीज करके डबल कर देते हैं, तो हमारी इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, वोल्टेज से हमारा फ़र्क पड़ता है एनर्जी पे, और इंटेंसिटी हमारा क्या होता है कि हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं। अब आपने वोल्टेज इंक्रीज़ कर दी तो हमारी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे थे उनकी जो एनर्जी थी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो हमारा उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपने इस एक्सरे ट्यूब की अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दी, हाँ आप यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इस एनोड में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो आपकी वोल्टेज है, एक्सलेटिंग पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, उसको इंक्रीज करोगे तो फ़र्क पड़ेगा, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलना बड़े ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन कितने निकले और इस मेटल तक कितने जाकर स्ट्राइक करे, ये चीज़ आपके दो अलग चीज़ें हैं। और आपका जो ट्यूब है, जो ये जो कॉलेज ट्यूब होती है, उसके अंदर की जो वोल्टेज है उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं स्ट्राइक कर रहे हैं। अब आपके इलेक्ट्रॉन कितने स्ट्राइक कर रहे हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपकी इंटेंसिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपकी इंटेंसिटी क्या रहने वाली है, रिमेन कॉन्स्टेंट। वोल्टेज आपका जो कॉलेज ट्यूब है इसके अंदर की अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो आपकी इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा आपकी एनर्जी पे, जिससे पेनिट्रेशन पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 था ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया 248 का। क्वेश्चन नंबर 49, ये क्वेश्चन नंबर 48 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है हमारा कि हमसे कहा गया है कि हमारी वेवलेंथ है एक्सरे की, मिनिमम वेवलेंथ हमें गिवन है। मिनिमम वेवलेंथ हमारी एक्सरे की 2.5 × 10⁻−10 मीटर, एंड फॉर दिस मिनिमम वेवलेंथ द मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द ट्यूब निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने अभी तक इतने पता नहीं इतने सारे क्वेश्चन कर लिया, अब तो इसमें कुछ आपको डाउट ही नहीं बचा होगा। मैंने क्या बताया था, मिनिमम वेवलेंथ हमारा क्या होता है, hc/v, जिसको हमारा अगर हमारा क्या है, वेवलेंथ हमारा मीटर में दे रखा है, एक सेकेंड, वेवलेंथ हमारा मीटर में दे रखा है। तो गाइस देखिए मीटर में भी आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू। मीटर में जब आप लिखेंगे तो ये आपका इधर 0.000 करके कुछ आगे आ जाता है, इधर 10⁻5 हो जाता है पॉजिटिव का।
लेकिन हमारा आसान पड़ता है कि हम आर्मस्ट्रॉन्ग में या नैनोमीटर में ले लें, क्योंकि 0.000 होता है ना, फिर उसको कट करने में दिक्कत होती है। इंस्टीड ऑफ अगर आपका 1 to 4 है, मान लीजिए नीचे आपका अगर 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, आप इसको कट कर सकते हैं। लेकिन 0.0000 कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे 5 या 4 आ जाए तो इसको फिर कट करने में 0.0000 होता रहता है। ठीक है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको नैनोमीटर या आर्मस्ट्रॉन्ग में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या इसी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा दे रखा है 10 to the power -10। अब 10 to the power -10 हमें पता है डायरेक्टली हम आर्मस्ट्रॉन्ग को बोलते हैं, तो मीटर से आर्मस्ट्रॉन्ग में जाने के लिए हमें 10 to the power -10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस 10 to the power -10 को अगर हम यहाँ से हटा दें और हटा के हम इसको सीधे इतना ये लिख सकते हैं 10 to the power -10 की जगह, तो हमारा वेवलेंथ मिनिमम क्या हो जाएगा 2.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब जब आर्मस्ट्रॉन्ग की बात कर दी तो हम नॉर्मल HC की जगह हमें पता है हमें क्या पुट करना है 400 एंड ये हो गया 2.5 और ये हो गई आपकी ऑपरेटिंग वोल्टेज। इसको इधर ले जाइए वोल्टेज को 124000 अपॉन में 2.5 सॉल्व करेंगे। इसको भी इधर ऊपर ले आइए, 52 से चला जाएगा आपका, ये कितने पे जाएगा 4 सा बजाय कितने 240 250, ये आपका अराउंड 4 पॉइंट आपका 9 अगर हाँ इंटू ये तो आपका 10 to the power 3 पे चला जाएगा, तो आपका ये अराउंड 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 5 किलो वोल्ट, इलेक्ट्रॉन तो आपका इसी में कंज्यूम हो जाता है, तो 5 किलो वोल्ट। 5 किलो ये मतलब आपका 4 यहाँ पर 9 आ रहा है ना, इतना टर्म कंसीडर करके, और यहाँ 2 जीरो बच जा रहे हैं, लेकिन ये किलो लगा देंगे हम तो यहाँ पर 4.9 आ जाएगा, बाकी तो 0 था। ठीक है, राउंड ऑफ करके 5 आ जाएगा, वैसे अगर आप एग्जैक्ट चलेंगे तो 4.9 आएगा। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। यस, हाफ सेंचुरी। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक क्रिकेट? अगर पसंद करते हो तो फेवरेट प्लेयर कौन है बताओ। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 50। इन एक्सरे ट्यूब वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अच्छा, जो आपका एक्सरे ट्यूब है उसमें जो वेवलेंथ है हमारी, वो हमारा किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक है, ट्यूब की वोल्टेज का, टारगेट ऑफ द मटीरियल जो हमारा टारगेट कर रहा है उस पर, फिलामेंट का जो करंट है उस पर, या हमारा नन ऑफ दिस पे, बताइए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत डायरेक्ट नहीं है कुछ, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या है, आपका जो एक्सरे, जो हमारा वेवलेंथ ऑफ एक्सरे होता है ना, ये हमारा कॉलेज ट्यूब है, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला, ये आपका कैथोड पे टकराया एंड यहाँ से ये आपका एक्सरे निकल गया। अब इस एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो आपका काफ़ी हद तक इसकी एनर्जी पे भी डिपेंड करती है, लेकिन मेनली वो आपका इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि ये जो आपने मेटल लिया है ना ये कैसा है। अब आपका कितना इलेक्ट्रॉन आया किसी स्पीड से, वो कितना कंज्यूम हुआ और उसके बाद उसने कितनी एक्सरे प्रोड्यूस करी वेवलेंथ की, वो आपके इस मटेरियल पर ही डिपेंड करता है। अब सपोज ऐसा मटेरियल ले लिया आपने जो मेल्ट ही कर गया, तो कोई ना एक्सरे ना वेवलेंथ, और कोई ऐसा मटेरियल लिया जो मतलब बिल्कुल मार्जिन पर है मेल्ट होने की, तो उससे हमारी जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी उसकी वेवलेंथ हमें सही नहीं मिलेगी। तो हमारा इस मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हमारा क्या वेवलेंथ निकलेगा उससे। उसके बाद एनर्जी वगैरह, हमारा पेनिट्रेशन कितना होगा वो फिर हमारा फर्दर इस वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और इसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो हमारा नेचर पे इस पे डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 इज द यार ये खुद कर लोगे अब आप लोग इस क्वेश्चन को, मैं इतने क्वेश्चन ऐसे करवा चुकी हूँ ना, अब मतलब मैं भी ऊब हुई हूँ। देखो क्या बोला है आपसे, अगेन वही चीज़ बोली है आपको, एक्सरे ट्यूब की वोल्टेज हमें दे दी है कितनी 5000 वोल्ट, एंड आपसे पूछा गया है कि आपकी मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी। डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दो यार, क्वेश्चन में आपको मीटर में दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले तो हम नैनोमीटर में निकालते हैं इसका आंसर। 1240 अपॉन में 5000। ठीक है, अब इसमें आप सॉल्व कीजिए तो आपका ये आ जाएगा 1240 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 10 to the power -3 अपॉन में 5। इसको अब आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 248। ठीक है, ये आ गया आपका नैनोमीटर में। नैनो आपका कहाँ जाता है 10 to the power -9 पर जाता है, तो हमें यहाँ -9 लाना होगा, लेकिन ये तो हमारा -3 ही आ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है इसमें बच्चे, देखो
अगर हम ये लिखते हैं 2.48 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया हमारा नैनोमीटर में। अब इसको अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो अब आप इसको देखिए आपका क्या आ जाएगा। इसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे, आपको मीटर में लाने के लिए ना गाइस इसमें इसको यहाँ पर और इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, और उसको जब आप शिफ्ट करते जाएंगे ना तो आपको करीब करीब जो वैल्यू आ जाएगी वो ऐसा कुछ आ जाएगी 0.00248। और अगर उसको फिर आप जब 10⁻⁻ में कन्वर्ट कर लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 2.48 इंटू 10⁻⁻10 नैनोमीटर। अच्छा गाइस, अगर आपको कन्वर्जन नहीं समझ में आता है ना या उसको करने में दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक क्लास ले लूँगी जिसमें मैं आपको कन्वर्जन मीटर से नैनोमीटर, मीटर से एंगस्ट्रॉम ये करना बता दूँगी। मतलब 5-10 मिनट की क्लास होगी, ऐसा नहीं 1 घंटे की क्लास में, लेकिन ये कन्वर्जन बता दूँगी मैं आपको, ठीक है, अगर कन्वर्जन समझने में दिक्कत हो रही है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, प्रेशर इनसाइड द एक्सरे ट्यूब ऑफ इज। अच्छा, ये आपसे पूछा गया है कि जो हमारा एक्सरे ट्यूब होता है उसके अंदर का जो प्रेशर होता है, वही जो हमारा कॉलेज ट्यूब है उसके अंदर का प्रेशर कितना होता है। ये आपका थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। मुझे भी याद नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को चेक करके बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 52 को मैं मार्क कर देती हूँ। इसका मैं चेक करके जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपके कमेंट बॉक्स में आपको बता दूँगी आंसर। मुझे भी याद नहीं है यार कितना उसका प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं, ठीक है, इसको मैं बता दूंगी आपको चेक करके। अगेन वही क्वेश्चन आपको दिया है, वोल्टेज 20 किलो वोल्ट एक्सरे ट्यूब को, और आपसे मिनिमम वेवलेंथ पूछी है, आर्मस्ट्रॉन्ग में पूछी है। अच्छी बात है, हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 12400 अपॉन में हमारा यहाँ वोल्टेज होता है, वोल्टेज की जगह डायरेक्टली 20 किलो है तो 10⁻³ हम ये पुट कर सकते हैं। इसको कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 6200, ये यहाँ से कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, ऊपर जाके -2 ये भी कट जाएगा, तो आपकी कितनी आ जाएगी 62 आर्मस्ट्रॉन्ग। 62 आर्मस्ट्रॉन्ग भी आएगी ना। इस ऑप्शन में आपका 0.62 है ना, ऑप्शन में 0.62 है, क्या गड़बड़ी करी मैंने, देखते हैं। 12400 20 इंटू 10⁻³ इसको इससे कट कर देंगे तो यहाँ पर भी एक 10 बच गया हमारा, तो 124 अपॉन में 2 इंटू 10 का स्क्वायर, इसको काटेंगे 62 लिखेंगे तो 62 और ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ये मैंने 10⁻², ये वाला ये कहाँ गया, मैंने ये 2 था प्लस का, नीचे आके माइनस का, ये वाला 3 का जो 2 बचा था वो कहाँ गया, मैंने उसको कहाँ बचा दिया पता नहीं। 0.62 इसका करके। अच्छा गाइस, 2 मिनट वेट, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। इसमें पूछा है हमारा मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज हमें बतानी है कितनी होती है। मतलब डायरेक्टली आपका फॉर्मूला पूछ लिया गया है वेवलेंथ एंड पोटेंशियल के बीच में। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो भी दे रखा होगा हमारा मिनिमम वेवलेंथ। चल जाओ भाई, एक सेकेंड, मिनिमम वेवलेंथ इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था आपको, hc/e। ये हमारा नॉर्मल होता है फॉर्मूला, ई की जगह हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में पूछा है तो hc/इलेक्ट्रॉन वोल्ट लैम्डा मिनिमम। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा गाइस, देखिए ऑप्शन नंबर 4 को देखिए एक बार, इसमें गिवन है आपका hc/v। तो देखिए इसके साथ कंफ्यूज मत कर जाइएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम ये चीज़ कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम xc की जगह पुट करते हैं 1240, लेकिन एक्चुअल में वो हम xc की जगह पुट नहीं करते हैं, वो हम पुट करते हैं hc/e की जगह पे। ओके, तो हमारा दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। ओके गाइस, now move to the next question, question number 55। question number 55 is the to increase the hardness of the x-rays in the Coolidge tube। हार्डनेस इंक्रीज करना है मतलब हमें एनर्जी इंक्रीज करना है। एनर्जी हमारा डिपेंड करेगा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट में है करंट, फिर वोल्टेज, सॉरी फिलामेंट वोल्टेज से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना हमारा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। वो हमारा वही जो कॉलेज ट्यूब है ना, इसके बीच की जो क्या बोल रहे हैं, इसके बीच की जो वोल्टेज है इसको इंक्रीज़ करने पे हमारा जो है हार्डनेस इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन द ऑर्डर ऑफ द, अच्छा हमारा मैंने बताया था ना मेटल होता है, हम एक्सरे का यूज़ करते हैं इंटर एटॉमिक क्रिस्टल उसका अंदर का स्ट्रक्चर जानने के लिए। ये हमारा आया है एक्सरे और इससे डिफ्रैक्ट हो गया। तो हमारा एक्सरे डिफ्रैक्ट कर जाए इसके लिए हमारा स्मॉलेस्ट साइज हमारा कितना होना चाहिए, उसका हमारा ऑब्स्टेकल का साइज़ का जो ऑर्डर है वो कितना होना चाहिए। तो देखिएगा ऐसे आपको नहीं पता है तो आप इसमें जो सबसे कम दे रखा हो ना वो चूज़ कर लेना। तो इसमें मेरे हिसाब से 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसका आंसर। बाकी बहुत थियोरटिकल चीज़ है तो मैं इसको चेक करके बता दूंगी आपको। इससे पहले एक क्वेश्चन और आया था जिसमें हमें प्रेशर पूछा था एंड ये हमारा साइज़ पूछ लिया है, तो चेक करके बताऊंगी मैं इसको। वैसे मेरे हिसाब से 1 आर्मस्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए सबसे कम वाला जो होगा। ओके, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब इज, हमारा जो ये जो एक्सरे ट्यूब है इसके अक्रॉस जो हमारी ये वोल्टेज अप्लाइड होती है ये कितनी होती है। गाइस देखिए ये तो आप कितनी भी अप्लाई कर सकते हैं, हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं सब अलग अलग वोल्टेज के साथ। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही शायद इनकम्प्लीट है, या तो साथ में और भी कुछ क्वेश्चन होगा और वो इन्होंने दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, सॉरी दिस इज 56। क्वेश्चन नंबर 57 का मुझे लग रहा है शायद ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, और अगर ऐसा कुछ होगा फिक्स वोल्टेज टाइप तो मैं वो आपको चेक करके बता दूंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 57 को मुझे डाउट क्वेश्चन में मैं इसको डाल रही हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। वोल्टेज तो कितना भी अप्लाई कर सकते हो ना यार, उसमें कोई रोक थोड़ी रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 में हमारा क्या है कि हमसे पूछा गया है कि वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे हमारी कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया इसकी रेंज हमारी कहाँ से शुरू होती है, 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग से शुरू होकर जाती है 100 आर्मस्ट्रॉन्ग तक, जब हम आर्मस्ट्रॉन्ग में बात करते हैं। तो जब हमने 0.1 से स्टार्ट करके 100 के बीच में देखा है तो हम चेक करते हैं हमारा ऑप्शंस में ऐसा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो इसके बीच में लाई करे। अब देखिए अगर हम बात करें 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग की तो ये तो हमारा 100 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग की तो ये भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। 10 टू द पावर -4 ये हमारा कम हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या बोला गया है, ये अच्छा क्वेश्चन आया भाई। आपसे बोला गया है कि हमारा लेटिस कांस्टेंट ऑफ द एक्सरे, हमारा एक्सरे जो है उसका हमारा जो लेटिस कांस्टेंट दिया है इन्होंने वो दिया है कितना, लेटिस कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल हमारा क्या होगा, ये हमारा क्रिस्टल है मान लो, इसके बीच का ये जो गैप हो गया ना दिस इज द कांस्टेंट, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट ही रहने वाला है ना, ये चेंज थोड़ी होगा गैप। अगर ये हमारा कोई मेटल है यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है, इनके बीच का जो मेटल है वो तो हमारा कांस्टेंट ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस कांस्टेंट। ये क्या हो गया 3 × 10 टू द पावर 8, इन्होंने कहा है 3 - 8 सेंटीमीटर हमारा ये कांस्टेंट दिया हुआ है। साथ में क्या बोला है कि जो एक्सरे है जो हमारा इस पर ये एक्सरे इंसिडेंट हो रहा है ये हमारा एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ये, सपोज ये है तो ये इंसिडेंट हो रहा है तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारा बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। एंगल कितना हो गया 30 डिग्री का। पूछा गया है आपसे ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन ये आपको गिवन है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन हो रहा है एंड आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी वेवलेंथ कितनी होगी। देखिए अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया ना तो ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा ब्रैग्स लॉ की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन वर्ड ही हमने पढ़ा है ब्रैग्स लॉ में सिर्फ। हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम 2 × d की जगह 3 × 10 टू द पावर -8 इंटू साइन थीटा की जगह हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमारा ये हमारा n कितना है 1 × लैम्डा, 1 यहाँ से नीचे ले आओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप सॉल्व करोगे 6 × 10 टू द पावर -8 इंटू साइन कितना, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये आपने पुट कर दिया यहाँ पर। अब इसको आप कट कर दीजिए तो 3 आ गया, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, वेवलेंथ आपकी कितनी आ जाएगी 3 × 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ओके गाइस, अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारा डे गिवन डे जितना होता है जितना हमारा ये कांस्टेंट होता है उतना ही हमारा वेवलेंथ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसमें वैल्यूज ऐसी रही कि वो कैंसिल आउट हो गई और फाइनली हमारा वो आंसर आ गया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। सोच में पूरा ही करा दूंगी, 4-5 क्वेश्चन ही तो और है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा मिनिमम एक्सरे है वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे डिपेंड करता है, हमें पता है इसको, तो क्या ये देखना है। आगे चलते हैं, द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 62।
आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी है मतलब हमारी वो किस रेंज में होती है। देखिए हमने अभी तक कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, हर जगह आपको वोल्टेज किस में दिया जा रहा था, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जा रहा था ना, तो आपका आंसर क्या होगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम वही क्वेश्चन रिपीटेड, क्वेश्चन नंबर 62, ये सॉरी 61 था। क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे अब पूछा जा रहा है कि हमारा वैक्यूम ट्यूब है जो ऑपरेट हो रहा है हमारा वोल्टेज कितने पे, 6.4 किलो वोल्ट पे, और आपका वेवलेंथ कितना प्रोड्यूस होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, हमारा आंसर आर्मस्ट्रांग में दे रखा है, तो हम लिख देंगे 12400 अपॉन में वी होता है हमारा, वी की जगह हम पुट कर देंगे 6.4, और किलो दे रखा है तो किलो होता है हमारा 10⁻3। ठीक है, यहाँ पे जब आप कट करेंगे तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 12.4 अपॉन में 6.4, इस पॉइंट को यहाँ से हटाने के लिए इधर आगे जीरो लगाएंगे तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो आपका आ जाएगा 124/64। अब इसको आप कट कर लीजिए, आपका कट करके कितना ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट, 1631, 31/16 आपका ये करीब करीब आपका आंसर आ जाएगा 0.78, आपका शायद इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा क्या 7.8, देखिएगा 7 तो नहीं आना चाहिए ये कट करके 31 को, 0.7 तो नहीं आएगा इसका आंसर, मैंने कुछ गलत काटा, 4 1 4, 4 से 24 और इधर काटा 31, कट तो मैंने सही करा यार। चेक करिएगा इसका कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, 0.7 तो नहीं आना चाहिए इसका शायद, ऑप्शन तो वही जा रहा है फिर एक सही, देखना है इसको, ठीक है। मूव हो जा भाई, नहीं बताती हूँ ठीक है, अगला ऑप्शन ये मूव नहीं हो रहा पेज। अब हम चलते अपने, हो गया क्वेश्चन नंबर, ना मूव टू द क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे क्या कहा जा रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट ऑन मॉलिब्डेनम देन द चेंजिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमसे बोला गया है कि मेटल है ये एक मॉलिब्डेनम, ठीक है, इसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करता है जिसकी वजह से हमारा एनर्जी चेंज होता है। तो एनर्जी जो चेंज हो रहा है तो उससे हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारा जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगा, वेवलेंथ हमारा चेंज होगा, वेवलेंथ हमारा के अल्फा का चेंज होगा, के बीटा का नहीं चेंज होगा, या इस तरह से कुछ भी चेंज होगा। तो देखिए के अल्फा के बीटा का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमने इस तरह का पढ़ा ही नहीं है, वो तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक एक्सरे जब प्रोड्यूस होता है तब इसमें थोड़ा सा जिक्र होता है, बाकी वेवलेंथ से तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन है भी नहीं। हमारा क्या होगा, जब हमारी एनर्जी चेंज होगी तो हमें पता है एनर्जी हमारा वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ हमारी चेंज होगी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि हमारा कोलिश ट्यूब है, इसका हमें रिलेशन बताना है। कोलिश ट्यूब की क्वेश्चन नंबर 64 में हमारा जो कोलिश ट्यूब है उसकी वोल्टेज है V एंड हमारा वेवलेंथ है लैम्डा मिनिमम, इनके बीच का हमें जो है वो रेशियो बताना है। तो देखिए गाइस हमने पढ़ा है क्या कि हमारा लैम्डा मिनिमम कितना होता है hc/v, यहाँ से आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि हमारा लैम्डा मिनिमम होगा 1/v, तो इससे आप ये चीज़ आगे आपका निकल के आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, उस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमसे बोला है कि हमारा एक्सरे ट्यूब है जो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है जिसका कितना 60 किलो वोल्ट, वोल्टेज आपका कितना हो गया 60 किलो वोल्ट, एंड देन आपसे पूछा गया है कि आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड एक्सरे पूछी गई है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछी गई है गाइस, इसमें आप इस चीज़ को नोट डाउन करना कि हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो अभी तक हम लोग क्या करते आते थे कि हम लोगों ने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा रखा था अपना लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू hc/लैम्डा, ठीक है, सॉरी वोल्टेज, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए गाइस आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी जो आएगी मैक्सिमम जो है वोल्टेज वो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। अब आपकी लैम्डा मिनिमम है तो जाहिर सी बात है आपकी फ्रीक्वेंसी तो यहाँ मैक्सिमम हो ही जाएगी। अब उसकी जगह वैल्यू पुट करके देख लीजिए, लैम्डा की जगह आप क्या लिख सकते हो, c/फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, ठीक है, c/फ्रीक्वेंसी आपका hc/v आ जाएगा। अब यहाँ से आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आपका क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करके लिखोगे तो ये 1/फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू hc, ये c यहाँ नीचे आ जाएगा तो c/v ऐसे हो जाएगा, ये c से c आप कैंसिल आउट कर सकते हो। आपको क्या निकालना है, आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है, सॉरी मैं यहाँ मैक्स लिख देती हूँ, मैक्स
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इस फ्रीक्वेंसी को इधर ले जाइए तो आपका वी और एच इधर आ जाएगा, मतलब इन्वर्स कर दीजिए, बेसिकली इन्वर्स कर देंगे आपका, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वी बाई एच, ये हो गया आपका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन में। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अगर आप, तो आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम इक्वल्स टू आपने लिखा है 60 किलो वोल्ट है, 16 × 10⁻³ अपॉन में आपका एच की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6.623 इंटू 6.63 इंटू 10⁻−34, ये होती है आपकी वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए तो आपका क्या आंसर आ जाएगा इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस आपको। अच्छा हाँ गाइज, एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में जो नोट करने वाली मेन चीज़ थी जो आप लोग को बतानी थी मुझे इस क्वेश्चन में, वो ये थी, देखिए हमारी जो वोल्टेज के साथ आती है वैल्यू लैम्डा की, वो हमारा यहाँ पर ईवी होता है। मैं उसको नहीं मेंशन करती हूँ, हर जगह नहीं लिखती हूँ, क्योंकि वो 1240 हम जो वैल्यू लिख देते हैं उसके साथ वो कंज्यूम हो जाता है। लेकिन सिंस अब हमें इसको चेंज करना है किसी और फॉर्म में, तो हम इस ई को यहाँ लिखेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी लिखेंगे, सिमिलरली उस ई को यहाँ पर भी हम मेंशन करेंगे एंड वो यहाँ पर भी आएगा हमारा। अब यहाँ पर हमें ई की वैल्यू पुट करनी होगी, तो ई की वैल्यू हमें पता है हमारी क्या होती है, 1.6, यहाँ लिखती हूँ मैं 60 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन में 6.63 इंटू 10⁻−34। अब इसको आप थोड़ा इधर उधर करके कैंसिल आउट करने की कोशिश कर लीजिएगा, आपको सॉल्व करके ऑप्शन जो भी आएगा आपका आ जाएगा। इसको प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मैं करूँगी, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा एंड वीडियो हमारा ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो चुका है ज़्यादा, तो ये वीडियो मुझे अब एंड करना पड़ेगा यहीं पे। इसको आप सॉल्व करके खुद देख लीजिएगा। एंड गाइज, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, कुछ भी समझ में आता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ कुछ अच्छा सा कमेंट कर दिया करिए, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ पढ़ाने के लिए। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको एटलीस्ट लाइक तो करिए ना, मतलब मुझे पता तो चलना चाहिए ना आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज। Thank you very much for watching the video guys, and this is the end of this video and the chapter X-ray। तो अभी हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा हमारा, अब जब नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास होगी तो मैं बता दूँगी। सो मैं अभी इस लेक्चर को एंड करती हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।